जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BE 181 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर को जानने वाले हैं। जैसे कि इस सब्जेक्ट में आपको MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल सवाल 50 पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, और आज के सेशन में भी हम लोग 50 नए क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी पर रिपीटेड है। इसमें आपको PYQ और नए क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए आप सबों के लिए लाया हूँ। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो और इसके लिए मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट के लिए जो अब तक लगभग 74 क्लासेस अब तक अपलोड हो चुकी है। ये शायद 75 है ना, 75वां ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिए हैं BE 181 के नेम से। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें PYQ प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वो सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने के बाद हम लोग बीच में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप सबको को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। टोटल आज के सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्या कहा जा रहा है कि व्यापक रूप से पर्यावरण में डैश घटक होते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता होगा कि घटक जो है ना, पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव, है ना। सजीव को हम लोग जैविक बोलते हैं, अजैविक निर्जीव को अजैविक बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से घटक होते हैं पर्यावरण में, तो वैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में है अजैविक यानी निर्जीव, उसका जैविक यानी सजीव, गौ में है क और ख दोनों यानी कि जैविक और अजैविक दोनों। गौ में कहा जाता है निम्नलिखित में से कोई नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि पर्यावरण में कोई घटक होता ही नहीं। तो आप इसमें जो है ना क्या करेंगे, जैसे कि आप जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं, लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते चलेंगे कि एक का बी होगा या एक का सी होगा या एक का डी होगा, दो का ये आंसर करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना यहाँ तुक्का लगाने का एक आइडिया मिल जाएगा कि आप तुक्का जो लगाते हो किस हद तक कितना परसेंटेज आपका सही होता है ना। तो यही तुक्का अगर आपको जो नए क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, आप तुक्का लगा के भी आप सही कर सकते हो, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ प्रैक्टिस जरूर कीजिए, मैं यही राह दूंगा, जैसे कि मैं हर सेशन में बोलता हूँ। तो आप सबों के लिए यही है। तो आप जो अगर रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स उसके लिए ओपन है, उनको जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ये दोनों के दोनों होते हैं, यानी कि पर्यावरण में जो है ना जैविक और अजैविक दोनों के दोनों होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, अजैविक घटकों में कौन सा शामिल नहीं है। आपको ये भी बता दूं, आपके जैसे 50 सवाल है ना, 50 में लगभग 10 से 12 सवाल यानी कि आसपास आपको क्वेश्चंस नहीं वाले पूछे जाएंगे। तो आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी होता है क्या कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो इसी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, है ना। तो इसमें आपको नहीं वाला पूछे गए हैं। आप इसमें देखिए, इसमें कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आपको समझाता हूँ मैं एक एक करके। जैसे कहते हैं अजैविक घटकों में कौन शामिल नहीं है, प्रकाश, तापमान, पादप या वर्षण। इसमें क्या नहीं हो सकता है, इसमें जो है ना अजैविक घटक। सबसे पहली बात देखिए, अजैविक घटक मैंने जो PDF आपको एक PDF मैंने तैयार किया है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए मैंने एक PDF बना दिया है, और उस PDF में जो है ना लगभग नहीं 100 पेज का आपको PDF मिलेगा। 100 पेज, पेज मतलब समझ रहे हैं ना, 50 पन्ना का दोगुना 100 पेज का PDF मिलेगा। उसमें लगभग आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखोगे तो 700 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप उसमें इनडायरेक्टली देखोगे, जैसे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 1000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो जो है ना इससे पहले वाले एग्जाम में भी मैंने प्रोवाइड करवाया, और उसमें भी अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं। ये इतिहास गवाह है, आप सीनियर स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो। तो और मतलब PDF आप वीडियो भी देख सकते हो, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये PDF आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लीजिए, मैं यही बोलूँगा। ओके, अगर PDF ले लेते तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। इसी से क्यों रहता है, तो इसलिए मैं बार बार बोलूँगा। तो अगर PDF आप लोग लेना है तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे 9241077866। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, बोलिए BE 181 का PDF चाहिए, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा FCF की टीम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास के बाद जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, 9241077866 ये नंबर है। चलिए
अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझते हैं पहले। सबसे पहली बात देखिए, इसमें क्या कहा, अजैविक घटकों में कौन शामिल नहीं है। यानी कि सबसे पहली बात देखिए, अगर आपको ये पता होता कि अजैविक घटक क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार हैं, कौन कौन अजैविक घटक हैं, तो आपको ये पता रहता तो आप आसानी से ऑप्शंस के माध्यम से ढूंढ निकालते इसका आंसर। तो मैंने पीडीएफ में इसी तरह से किया है। अजैविक घटक क्या है उसको डैश लिख के, जो अजैविक घटक है, जैसे आपका प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वर्षण हो गया, ये सब अजैविक घटक हैं, तो मैंने वो सब दर्शा दिया। फिर उसी तरह जैविक घटक के बारे में बता दिया है। तो इस तरह से मैंने तैयार कर दिया आपका पीडीएफ, ठीक है। तो उसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन में जो है ना, प्रकाश है, तापमान है, पादप है, वर्षण है। देखिए अजैविक घटक जो नहीं, पादप नहीं है ना। पादप जो ना ये जैविक घटक है। पादप जो है ना ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, जैविक, अजैविक, ये सब जानते हैं ना। पादप इसमें जो है ना अजैविक घटक नहीं है। पादप जो है क्या है, एक जैविक घटक है। ये हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन इस प्रकार गो इसका सही जवाब हो जाएगा, पादप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, सभी जीवित जीव अपने निर्वहन और जीवन के लिए अपने तात्कालीन किस पर निर्भर करते हैं। यानी कि सभी जीव जो है ना, जीवित जीव अपने निर्वहन और जीवन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, परिवेश पर या मौसम पर या पर्यावरण पर, इनमें से कोई में भी नहीं। देखिए इसमें जो ना परिवेश में करते हैं, ठीक है, परिवेश में करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए को सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, निश्चयवाद की संकल्पना। देखिए निश्चयवाद जो है ना, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा निश्चयवाद, संभावनावाद, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चयवाद की जो संकल्पना किसने किया था, आपका जैसे ल्यूसियन फेवरे या आपका फ्रेडरिक रेजेल। देखिए कभी कभी ऑप्शन में जो ना सिर्फ रेजेल देखने को मिल सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब रेजेल याद करेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहने वाली है। चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, फ्रेडरिक रेजेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक सेकेंड, हाँ, किस पारिस्थितिकी पर्यावरणविद ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना है। किस पारिस्थितिक पर्यावरणविद ने जो है ना सतत विकास, ये सतत विकास के टोटल कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। 17 के 17 लक्ष्य को जरूर रट लीजिए, उनमें से हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मैंने पीडीएफ में सतत विकास के 17 के 17 लक्ष्य मैंने और डाल दिया है, ठीक है। तो इसमें से क्या कहा है, सतत विकास को एक विरोधाभास के तौर पर उनको माना है, किसने कहा है, ठीक है। तो कहा जाता है रेजेल ने या डार्विन ने या फेवरे ने या हरमन डेली ने। ये जो ना हरमन डेली ने इन्होंने कहा है कि जो ना सतत विकास जो है एक विरोधाभास है, ठीक है, विरोधाभास के रूप में इनको माना है। तो इसलिए इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा घ, हरमन डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आगे भी है। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि इनमें से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य हैं। जैसे भी जस्ट मैंने बताया 17 लक्ष्यों को याद कर लीजिए। पूरे विश्व में गरीबी के रूप को समाप्ति करना, बिल्कुल ये है। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, ये भी हैं। अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, उपयुक्त में से सभी, ये सभी के सभी सतत विकास के लक्ष्य हैं, ठीक है। 17 के 17 लक्ष्य जरूर याद कीजिएगा भाई, जरूर याद कीजिएगा, मैं यही बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 डैश बताता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है और मनुष्य सक्रिय कर्मक हैं जो पर्यावरण संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के रूप में चयन के लिए स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, निश्चयवाद, संभावनावाद, पर्यावरणवाद या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए ये संभावनावाद ये बताता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है, ये कौन बताता है, ये संभावनावाद बताता है। संभावनावाद जो है ना, और ये कहता है कि मनुष्य जो है ये सक्रिय कर्मिक है। मनुष्य क्या है, जो सक्रिय है ना, सक्रिय मतलब कि एक्टिव है ना, जो पर्यावरण संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के बीच में चयन के लिए स्वतंत्र हैं। ओके, ये संभावनावाद इसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, डैश ऑक्सफोर्ड शब्द में अर्थ है उन्नयन की अवस्था। ये उन्नयन की अवस्था जो ना, ये किनके द्वारा कहा गया है, ये विकास के द्वारा कहा गया, ठीक है। विकास जो है ना, विकास का ऑक्सफोर्ड शब्द में अर्थ में जो उन्नयन की व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 9। पर्यावरण अध्ययन हमें पर्यावरण की डैश की जानकारी देती है। पर्यावरण से हमें किन किन चीज़ों की जानकारियाँ मिलती है, सुरक्षा के बारे में, संरक्षण के बारे में और सुरक्षा के बारे में, या सभी के बारे में, या क ख दोनों के बारे में, है ना, सॉरी क ख ही है सर। देखिए पर्यावरण से हमें क्या मिलता है और सुरक्षा के बारे में कैसे जानकारी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये घ तो होगा ही नहीं, मतलब एक क मिलेगा और ख मिलेगा, यानी कि घ इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको जो है ना
एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। अगर एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का 7th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 2 पर्यावरण, नहीं शायद 1 या 2 है, उसी के आसपास आपको एक चैप्टर होगा, शायद 6 क्लास का है, पर्यावरण। पर्यावरण में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैं क्लासेस भी करवाता हूँ एनसीईआरटी के, तो उसमें भी देखने को मिलता है, आपके सेशन में भी देखने को मिलता है। तो आपके सिविल आके फ्यूचर में भी ये सब्जेक्ट काफ़ी काम देने वाली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की वायु सजीवों को डैश प्रदान करती है। वायुमंडल की वायु सजीवों को क्या प्रदान करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। ये ऑक्सीजन प्रदान करती है, ठीक है। वायुमंडल में वायु सजीवों को क्या प्रदान करती है? ऑक्सीजन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में क्या कहा गया है? 11 में पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रिया डैश पर निर्भर होती है। पारिस्थितिक तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रिया क्या होती है? किस पर निर्भर होती है? पर्यावरण पर, विकास पर, ऊर्जा पर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, सभी प्रक्रिया ये ऊर्जा पर निर्भर होती है। या आखिर पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? ये जो है ना पारिस्थितिक तंत्र, इसके बारे में मैंने उसका डिफिनेशन आपको पीडीएफ में दे दिया है, और वहाँ से भी आप देख सकते हो, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपको कभी कभी पूछ सकते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र, अगर आपको मैं डिफिनेशन बताऊँ तो पारिस्थितिक तंत्र जो वो तंत्र होता है जिसमें जो जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना पर्यावरण के एक भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। क्या समझे मैं? कहा जाता है कि जीवधारी जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। तो वैसी चीज़ों को हम लोग और निवास भी करते हैं, है ना। तो ये सब पर्यावरण पारिस्थितिक हो गए। तो कभी कभी पारिस्थितिक तंत्र के डिफिनेशन भी पूछ देते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि वैसे जो है ना समझ जीवधारी जो आपस में उसके बाद कहा जाता है पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक परस्पर जो जुड़े रहते हैं, क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये एक बार ये इसका डिफिनेशन पूछा गया है ना। तो आपको पीडीएफ में भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ऊर्जा हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन उसकी डैश पर निर्भर करती है। आखिर पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन करते हैं किस पर निर्भर करती है? ये संरचना पर, कार्य पर, ऊर्जा पर, या संरचना और कार्य पर। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। कार्य और संरचना पर निर्भर करती है। देखिए इसमें क्या पूछे गए हैं? सभी प्रक्रियाएं, है ना, सभी प्रक्रियाएं जो है ना ये ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन को देखिए, इसी तरह से आप गड़बड़ करोगे। सभी प्रक्रियाएं जो ऊर्जा पर निर्भर करती है, लेकिन इसका अध्ययन के बारे में बोला जा रहा है। अध्ययन जो है संरचना और कार्य पर निर्भर करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उल्टा पुल्टा ना करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन आगे भी है। जीवमंडल डैश का वह भाग है जिसमें अनेक अपेक्षाकृत छोटे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं और प्रचालन करते हैं। पृथ्वी जल के बाद आपका वायुमंडल या उपरोक्त सभी। देखिए ये जो है ना जीवमंडल में सभी के सभी है। जीवमंडल में ही तो पृथ्वी, जल, वायुमंडल, ये सभी के सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्पीड में करते हैं हम लोग। कहा जाता है जीवमंडल का थलीय भाग अनेक क्षेत्रों में विभाज्य है जिन्हें डैश कहते हैं और जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। कहा जाता है जीवमंडल स्थलीय भाग होते हैं और इसमें अनेक क्षेत्र विभाज्य हैं। इसे जो है ना इन्हें क्या कहते हैं, है ना, जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं इनको जो है ना जीवोम कहते हैं, बायोम कहते हैं, मियोम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनको जीवोम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त मिलते हैं? सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? वायु से, जल से, मृदा से, उपयुक्त तीनों से, ठीक है, उपयुक्त तीनों से मिलते हैं, ठीक है। वायु से भी मिलता है, जल से भी मिलता है और मृदा से भी मिलता है सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 16, सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक जो जीवों की सीमा का निर्धारण करते हैं वे हैं तापमान और वर्षण और प्रकाश, तापमान और प्रकाश, और इनमें से कोई भी नहीं। कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक जो जीवों की संख्या का निर्धारण करती है, इसमें तापमान और वर्षण का होते हैं, ठीक है, तापमान और वर्षण। इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का एक प्रकार नहीं है? आहार श्रृंखला के प्रकार कौन कौन से हैं इसको आप देखना भाई, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इनको आप पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको, है ना। तो इसमें जैसे कि चार आहार श्रृंखला, परजीवी आहार श्रृंखला, या अपदर्थ
डेट्रियस आहार श्रृंखला या पादप आहार श्रृंखला। देखिए जो ना आहार श्रृंखला जो है ना, आहार श्रृंखला के प्रकार आपको हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, क ख ग ये हो जाएंगे, लेकिन ये जो है ना ये नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा इसमें, क्योंकि नहीं वाला पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, वे पोषक जिनकी आवश्यकता जीवों को बड़ी मात्रा में होती है वो डैश कहलाती है। वे पोषक जिनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है उनको क्या कहते हैं, वृहद पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो कि वृहद जो सबसे बड़ी मात्रा में आकर वृहद है ना, सूक्ष्म तो नहीं होगा तो इसको काट सकते हैं। खाद्य पदार्थ इसका मतलब है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है औसतन किसी भी जीव के देह भार का कितना प्रतिशत जल होता है। इस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए 70%, ठीक है। कभी कभी आपको 71 भी देखने को मिलता है, अगर 70 नहीं रहेगा तो उसके आसपास का आप लगा सकते हो, ठीक है। 70% आपके भूभाग में जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन। प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सभी सजीवों के लिए उत्तकों की निर्माण इकाई है, यानी कि कौन जो है ये प्रोटीन का महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद जो सभी सजीवों के उत्तकों की निर्माण का इकाई है ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जाता है फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम डैश के माध्यम से परिसंचरित होते हैं। डैश के माध्यम से क्या होता है, परिसंचरित होते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपको दोनों में से कोई, तीनों में से कोई दो भी दे सकता है, कोई एक भी दे सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अवसादी चक्र, भूमंडलीय कार्बन चक्र या नाइट्रोजन चक्र या गैसीय चक्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा अपसादी चक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्या कहा गया है, डैश वायु, जल और भूपर्क के बीच समानता को प्रदर्शन करने की एक अच्छा उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, यानी कि किसका उदाहरण है, वायु, जल और भूपर्क के बीच समानता को प्रदर्शित करने का एक अच्छा उदाहरण क्या है, ये सल्फर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 डैश की वनों की विशेषता यह है वहाँ मध्यम दर्जे की जलवायु पाई जाती है और चौड़ी पत्ती वाली पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो सर्दियों में अपनी पत्ती गिरा देते हैं और बसंत में आगमन पर नई पत्तियों को जन्म देते हैं। ये कौन से मतलब पेड़ हैं, ठीक है, ये पूछे गए, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें आपको ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी, जैसे कि आपका शंकुधारी वृक्ष है, इसके कौन कौन से पेड़ हैं, है ना, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष हो गया, आपका शीतोष्ण सदाबहार हो गया, है ना, ये सब आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी देखने को मिल जाती है हमें, है ना। जैसे कि आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गया, है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में हो जाएगा, जैसे आपका पीपल हो गया, नीम हो गया, है ना। उसके बाद आपका ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये किसके बारे में कहा गया है, ये शीतोष्ण पर्णपाती के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ग में। घास स्थल परितंत्र, घास स्थल परितंत्र वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा जो है ना प्रतिवर्ष कितना होती है ना। घास स्थल परितंत्र वहाँ पे होती है जहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहीं पे जो है ना घास स्थल जो है ना होती है, ठीक है। घास स्थल परितंत्र जहाँ पे घास अच्छे खासे हो सकें, तो वहाँ पे कम से कम 25 से 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये भी पूछे जा सकते डायरेक्टली 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा प्रतिवर्ष वर्षा होने वाली स्थान को किस नाम से, किस परितंत्र से कहा जा सकता है, तो आपको घास स्थल परितंत्र भी कहा ऑप्शन में दे सकता है, तो उल्टा पुल्टा भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जाता है शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में डैश के शुरू के दौरान मानसून के आने से हर वर्ष वनस्पति की सक्रिय रूप में वृद्धि होने लगती है। यानी मानसून, देखिए मानसून के आने के हर वर्ष, मानसून कब आते हैं, मानसून देखिए जून जुलाई के आसपास आता है ना। जून जुलाई अगस्त में आप देखोगे तो अगस्त में कभी कभी जो 15 अगस्त के दिन में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो जाती है ना। तो ये सब मानसून का 5 जून, 10 जून, 15 जून तक, जुलाई तक लगभग भारत में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून या जुलाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को। भारत का क्षेत्रफल कुल जमीन के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल का जमीन का कितना प्रतिशत कहा जाता है, 2. ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा 2.4% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 मरुस्थल उन क्षेत्रों से के बनते हैं जहां की वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। कभी कभी उन गर्म क्षेत्रों में भी उत्पन्न होते हैं जहां वर्षा अधिक होती है परंतु वर्षा भर असमान रूप से विस्तृत रहती है।
तो वो कितनी सेंटीमीटर होती है, तो ये पूछे गए हैं। जैसे 25, 30, 15, 35, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कहा जाता है ऐसे जीव जो तली पंख के ऊपर निकले पदार्थों या जड़ जमाए पौधों के तनों और पत्तियों पर संलग्न या चिपके रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये परिपादक कहलाते हैं या पटलक कहलाते हैं, प्लवक या नेतलक, परिपादक। इसका सही जवाब हो जाएगा परिपादक। ठीक है, परिपादक ऐसे जीव होते हैं जो तली पंख के ऊपर निकले पदार्थों या जड़ जमाए पौधों के तनों और पत्तियों का पर संलग्न या चिपके रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और लवण जल परितंत्र कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा के लिए डैश परितंत्र पर निर्भर करता है। यानी कि अलवण जल परितंत्र जो है ना, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा के लिए किस परितंत्रों पर निर्भर करती है? ये आपका जलीय हो गया, स्थलीय हो गया, मरुस्थल हो गया, यवन हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, स्थलीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहते हैं? पृथ्वी पर डैश परितंत्र सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी परितंत्र है। यानी पृथ्वी पर कौन सा परितंत्र जो है सबसे बड़ा और अस्थायी तौर पर वो है, उपस्थित है, परितंत्र है, इसके बारे में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा ये समुद्र है ना। समुद्र आप देखोगे तो लगभग समुद्र सबसे ज़्यादा है ना, 99% के आसपास, मतलब हाँ उसी के पे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है ज्वारानंद तटीय महासागर का एक अर्ध समृद्ध भाग है जिसमें पानी जो है ना कैसा होता है? ठंडा, खारा या अम्ल या इनमें से कोई भी नहीं। इसमें जो है ना खारा होता है ना। महासागर में देखिए सिंपल तरीके से महासागर में खारा पानी होता है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स जीके में भी पूछे जा सकते हैं, फ्यूचर में भी कोई एग्जाम्स में भी ऐसे सवाल देखने को मिलता है ना। कुल समुद्र पृष्ठ का लगभग प्रतिशत वेलावर्ती क्षेत्र है, यानी कि इसमें 70, 90, 80, 60, इसका 90% जो ना वेलावर्ती क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33, जिन संसाधनों का पुनर्जनन होता रहता है वे डैश संसाधन कहलाते हैं। जिन संसाधनों का पुनर्जनन होता रहता है उसके क्या कहते हैं? ये नवीकरणीय और नवीकरणीय, मिश्रित या इनमें से कोई भी नहीं। इसमें जो नवीकरणीय आपको नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का डैश प्रतिशत से कम मीठा जल है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा की, ये क्वेश्चन PYQ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, PYQ में भी कई बार पूछे गए, तो ये 3% है, इसका आंसर 3% होगा, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैंने हालांकि PDF में भी दे रखा है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत है? 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में कहा जाता है डैश को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा जल वाष्प प्रावस्था से तरल अवस्था यानी कि आस बिंदु कणों के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसको कहा जाता है संघनन या वाष्पन या विनिक्षेपण या ऊर्ध्वपातन, इसको संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा जल वाष्प प्रावस्था से तरल अवस्था यानी कि जल वाष्प जो ना वाष्प कर तरल अवस्था में पहुंचा देते हैं, तो उसी को क्या है? संघनन कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है डैश में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब किस में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है? उद्योग में, कृषि में, प्रौद्योगिकी में, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए कृषि में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे सामान्य है, जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़, इसका बाढ़ आंसर हो जाएगा। यानी कि बाढ़ जो है ना सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे सामान्य है ना। आपका बाढ़ आते रहता है, हर साल लगभग आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है? चट्टानों पर कार्य करने वाली यांत्रिक बल डैश क्षरण करते हैं, रासायनिक, यांत्रिक, भौतिक या इनमें से कोई भी नहीं। ये जो भौतिक क्षरण करते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 39 में कहा जाए वह प्रक्रिया जिसमें मृदा की ऊपरी परतें हट जाती है और पवन अवस्था जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है, उसे डैश कहते हैं, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कोई मृदा हो गया, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का उपयोगी उसकी डैश के अनुसार किया जाना चाहिए। भूमि का उपयोग जो है ना उसकी किसके अनुसार किया जाना चाहिए? और उपयोगिता, क्षमता या संवेदनशीलता,
या क और ख दोनों? देखिए उपयोगिता और क्षमता, यानी जितना भूमि का उपयोग होगा और उसकी जितना क्षमता होगी उतना हम लोग इसका जो ना उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे उसकी क्षमता कितनी है, उनकी उपयोग कितनी है ना। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा, क और ख दोनों। क्षारीय मृदा का सबसे प्रभावी उपचार डैश का उपयोग करना है। क्षारीय मृदा का सबसे प्रभावी उपचार क्या है आपका? ये चूना पत्थर, अभ्रक या बॉक्साइट या जिप्सम। देखिए जिप्सम इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय मृदा का सबसे प्रभावी उपचार क्या होता है? जिप्सम का उपयोग करना, इसका सही जवाब हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण निम्नीकरण से न सिर्फ भूजल स्तरों में कमी आई बल्कि डैश में भी हुआ है। यानी कि पर्यावरण निम्नीकरण से जो ना भूजल स्तरों में कमी आई है, इसके साथ साथ क्या हुआ है ये पूछे जा रहे हैं। भूमि निम्नीकरण या मृदा अपरदन या मरुस्थलीकरण या उपयुक्त सभी। देखिए उपयुक्त सभी हुआ है, यानी कि सभी की सभी चीज़ें हुआ है इसमें जो घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, वन पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सबसे विशाल संसाधन है। कौन से संसाधन है सबसे विशाल? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। ठीक है, वन पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सबसे सवर्णीय विशाल, सबसे विशाल जो ना ये नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, अधिक वनों के होने से प्रकाश संश्लेषण के काल में वायुमंडलीय का अधिक उत्सर्जन होता है। वायुमंडल का अधिक उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है वनों के होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एक आकलन के अनुसार वर्तमान में स्थानीय वृक्षावधान पृथ्वी की भूसतह का लगभग कितना प्रतिशत बनता है? 19, 20, 21, 22। ये 21% बनता है। भारत में वनाच्छादन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ये आपका 24.39% है। ठीक है, देश के शीर्ष यानी डैश खनिज उत्पादक जिलों में लगभग आधे से अधिक जिलों में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है, 50%। ठीक है, विभिन्न राज्य सरकारों ने भारत में संयुक्त वन प्रबंधन प्रोग्राम को क्रियान्वित किया। सबसे पहले यह डैश हरियाणा और पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। यानी कि सबसे पहले जो है ना भारत में संयुक्त वन प्रबंधन प्रोग्राम को कहाँ लॉन्च किया गया था? सबसे पहले तो हरियाणा और पश्चिम बंगाल में तो किया ही गया था। आपके ऑप्शन में भी देख सकता है कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले हरियाणा और पश्चिम बंगाल में किया गया था। यहाँ पूछे गए हैं कब किया गया था, है ना, कब किया गया था इसके बारे में पूछे गए। तो ये जो 1970 में किया था, ठीक है, 1970 में किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गो, ऑप्शन नंबर गो में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 49 में क्या कहा गया है? सघन आच्छादित वनों में डैश पर आग लगती है। सघन आच्छादित वनों में डैश पर आग लगती है, सतहों पर, पत्तों पर, शिखरों पर, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें शिखरों पर लगती है। ठीक है, सघन आच्छादित वनों में ये आपका शिखरों पे आग लगती है। डैश का आशय स्थानीय वनों का अस्थायी रूप से सफाया करना अथवा उन्हें नष्ट करने से है। यानी कि डैश का आशय क्या है? जो स्थानीय वनों का अस्थायी रूप से उसको जो पूरा सत्यानाश ही कर देना है, यानी खत्म ही कर देना है, भाई तेरे को रहने नहीं देगा मैं, है ना। तो ये आपका वन अपरूपण या भूमि अपरूपण या स्थानीय वनाच्छादन। देखिए कहा गया है कि वन के बारे में, तो भूमि कैसे होगा भाई? इससे हटा दो। अगर इनमें से कोई भी नहीं तो ये भी हट ही गया, कहीं ये तो नहीं है तो इसमें क्यों होगा? स्थानीय, यहाँ वन बोला जाए तो वन का होगा, तो वन अपरूपण होगा। सिंपल सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। इस तरह से हम लोग टोटल आज के सेशन में 50 सवाल को देखे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। और जैसे मैंने बताया 74 क्लास इससे पहले अपलोड हो चुकी है। इससे ज़्यादा ये आज के सेशन से भी ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सेशन होगा, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और PDF जरूर लीजिएगा। PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए रिवीजन के लिए, कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी कर सकती हो। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको काफ़ी कुछ प्रैक्टिस हुआ होगा इस सेशन के माध्यम से, है ना। तो आप सभी से एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से क्लास का रिव्यू बताइए और आपको इसमें 50 में से कितने अंक आए वो भी जरूर बताइए, ताकि आपका जो ना पता चले कि आप कितने पानी में हो, है ना। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले सवाल देखेंगे 51 से। हम लोग जल्दी मिलेंगे और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।